हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग। बच्चों, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे और फिर देखेंगे आज के लेक्चर में कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है एंड ऑल अबाउट सेल वॉल। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था बच्चों, कि आपको पता है ना सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। फिर हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सिर्फ एक सेल से मिलकर के बने होते हैं। एंड सेकंड क्या था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, यानी क्या होते हैं, मेनी सेल से मिलकर के बने होते हैं, मल्टीपल सेल से मिलकर के बने होते हैं। फिर हमने कुछ सेल का शेप भी देखा था, साइज भी देखा था, है ना। लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, लार्जेस्ट सेल क्या होता है हमने देखा था, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है। अब उसके बाद आज के लेक्चर में बच्चों हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारा कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल है, यानी किसी भी सेल में क्या होने वाला है, सेल वॉल होने वाला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म की दो पार्ट होते हैं, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स, और उसमें बहुत सारे हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। न्यूक्लियस होता है, उसमें डीएनए होता है। तो आपको मैंने एक इसका आइडिया तो दे दिया था कि सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बट मैंने आपको बताया था कि इसको हम बहुत ही डेप्थ में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उतना तो डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा तो जरूर डेप्थ में जरूर जाएंगे। क्यों बच्चों, इसे डेप्थ में आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैंने डे फर्स्ट से लेके आज तक आपको मैं समझा रही हूँ कि जो भी आप क्लास 9th में पढ़ोगे ना, जैसे आपका सेल चैप्टर है, आपका टिश्यू चैप्टर है, ये सब आपको क्लास 11th में काम आने वाला है। और मैं क्लास 10th के बच्चों को हमेशा समझाती हूँ कि वो जो भी क्लास 10th में पढ़ेंगे उनको वो क्या क्लास 12th में काम आने वाला है। तो चलो आगे देखते हैं कि हम सबसे पहले जो है वो पढ़ने वाले हैं कि एक प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। क्या मैं हम पढ़ने वाले बच्चों, एक प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, आपका एक प्लांट सेल है, आपका दूसरा एनिमल सेल है। लेकिन ऐसा जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ऐसा जो डायग्राम है, ऐसा जो फोटो है, ऐसा जो इमेजेस है, ये बिल्कुल ही हमें एग्जाम में नहीं बनाना है ना। इतना हम कैसे बनाएंगे, तो एक देखते हैं कि हम बेसिक पहले एक कैसे इसका डायग्राम बनाने वाले हैं। बात करते हैं प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल के अंदर में सबसे जो आउटर पार्ट होता है ना, वो आउटर पार्ट क्या होता है बच्चों, सेल वॉल होता है, ठीक है। क्या होता है, सेल वॉल होता है। आप क्लास 11th में जाओगे तो थोड़ा और भी कंसेप्ट आपको डेवलप करने को वहाँ पे मिलेगा, लेकिन अभी हम अपने क्लास 9th के अकॉर्डिंगली अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, ठीक है। तो क्या है, ये सेल वॉल है। अब उसके बाद बच्चों उसके अंदर में क्या होता है, तो उसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो कि एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं। ये कुछ लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के मिलकर बने होते हैं, जो कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। उसके अंदर में बच्चों यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होगा, कुछ जेनेटिक मटेरियल होंगे, और बाकी ये जो भी फ्लूइड कंटेंट होगा ना, ये फ्लूइड कंटेंट क्या होगा बच्चों, ये जो भी फ्लूइड कंटेंट होगा, ये फ्लूइड कंटेंट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में हमारे क्या होते हैं, तो हमारे इसी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म होल्ड सेल ऑर्गेनल्स। एंड हमारी सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ हमारे क्या होती है, साइटोप्लाज्म में होती हैं, या प्लांट्स के साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं बच्चों हम एनिमल सेल का, किसका हम बात करेंगे अब, एनिमल सेल का। तो एनिमल सेल में क्या हो जाएगा, एनिमल सेल में ये प्लांट सेल सेल वॉल नहीं रहेगा, ठीक है। क्या होगा एनिमल सेल में, ये सेल वॉल नहीं रहेगा। एनिमल सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म भी होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होंगे, लेकिन क्या नहीं रहेगा, सेल वॉल नहीं रहेगा, ठीक है, सेल वॉल नहीं रहेगा।
तो हम आगे इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं कि सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट रहने वाला है, सेल वॉल किसके अंदर एब्सेंट रहने वाला है। यानी अगर आप बेसिक एक प्लांट सेल या एनिमल सेल का डायग्राम बनाओगे तो सबसे जो आपको आउटर पार्ट है वो सेल वॉल हो जाएगा, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है डीएनए, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी ये फ्लूइड कंटेंट क्या है, ये है आपका साइटोप्लाज्म, यानी मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, यानी सारी सेलुलर एक्टिविटीज यहीं पे हो रही है। और कुछ यहाँ पे क्या है आपके, कुछ यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स है। जैसे मानो सेल ऑर्गेनल्स में क्या हो गया, तो इसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट रहने वाला है, वैक्यूल्स प्रेजेंट रहने वाला है। यानी कुछ प्लांट सेल के सेल ऑर्गेनल्स और कुछ एनिमल सेल के सेल ऑर्गेनल्स में डिफरेंसेस होती है। बट जब हम एनिमल सेल का बात करेंगे तो एनिमल सेल में इस सेल ऑर्गेनल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगा, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो सेल ऑर्गेनल्स किस लिए होते हैं बच्चों, पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो यानी अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा कि हमारा एक जो प्लांट सेल वॉल है और जो एक एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है, उसके बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं बच्चों, आगे हम देखेंगे कि सेल वॉल एंड इट्स कंपोजिशन, यानी कि ये सेल वॉल होता क्या है। तो देखो, जो प्लांट का सबसे आउटर पार्ट होता है ना वो सेल वॉल होता है, और एक्चुअल में सेल वॉल जो होता है ना वो प्लांट को एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड करता है, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसके शेप को मेंटेन करता है। सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल उसको एक उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब उसको टफनेस प्रोवाइड करता है, उसको और क्या प्रोवाइड करता है, उसको एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड करता है। तो देखो सेल वॉल जो होता है, आपको स्टार्टिंग में ही जब मैंने बताया था, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी और वो डेड सेल था और एक्चुअल में वो सेल वॉल था। तो हमने क्या पढ़ा था कि सेल वॉल क्या होता है, डेड होता है। मतलब कि सेल वॉल हमारा क्या होने वाला है, नॉन लिविंग एंड रिजिड। रिजिड मतलब क्या हो गया, जिसमें टफनेस है, यानी कि अगर टफनेस है तो नॉट फ्लेक्सिबल। आ रहा है समझ में। वही जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि वो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन हमारा सेल वॉल क्या होता है, नॉट फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, थिक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, हमारा फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, ये आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है। अब जैसे मानो मैं जिस भी अभी ये जो भी हमारा स्टूडियो में उसमें क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है। तो अगर इस स्टूडियो में कोई भी एंटर करता है तो जो गेट पे खड़ा है सबसे पहले वो उससे मिलने वाला है या मुझसे मिलने वाला है, तो आप बोलोगे मैम कि जो गेट पे होगा वो सबसे पहले उससे मिलेगा, है ना। तो जैसे जो गेट पे खड़ा है ना वो वाला पार्ट हमारा सेल वॉल हो गया, और उसके बाद मैं क्या हो गई बच्चों, तो मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा सेल वॉल है वो सेल वॉल हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो बाहर में प्रेजेंट है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स आर ज्वाइंड बाय अ लेयर कॉल्ड मिडिल लैमिला। तो देखो जो हमारा सेल वॉल होता है ना प्लांट्स में, वो जो सेल वॉल होते हैं वो जब सेल वॉल एक स्पेसिफिक पॉइंट से अटैच होते हैं, ठीक है। आप आगे ना जब 11th क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे सेल वॉल हमारा दो पार्ट में होता है, मतलब उसकी क्लासिफिकेशन, जैसे प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है। प्राइमरी सेल वॉल आपके सिर्फ सिंगल लेयर के बने होते हैं, और सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है आपका वो 3 लेयर का होता है, ठीक है, 3 लेयर्ड होते हैं। तो ये जो सेल वॉल जिस पॉइंट्स पे अटैच होते हैं ना, ज्वाइंड बाय अ लेयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम मिडिल लैमिला बोलते हैं। और इस मिडिल लैमिला को ना हम सीमेंटिंग लेयर भी बोलते हैं। इसको ऐसे इमेजिन कर लो, जैसे मानो 2-3 ब्रिक्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँगी कि उस ब्रिक्स को तुम्हें उसको ज्वाइंट करना है, तो उसमें आप क्या करोगे, वो जो सीमेंट विमेंट होता है ना उसका आप वो बनाओगे, जब आपकी वो जो बिल्डिंग्स बन रही होती है तो ऐसे ही बनती है ना, तो उनको आप बना के बीच में उनका लेयरिंग डाल के तब आप उस ब्रिक्स को अटैच करोगे, है ना। तो वैसे ही हमारा जो ये मिडिल लैमिला होता है, ये एक्चुअल में वी कैन से ऑल्सो सीमेंटिंग लेयर। अब ये जो सीमेंटिंग लेयर होता है ये किसका मिल करके बना होता है बच्चों, तो ये मिल करके बना होता है
कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। किसका मिलकर के बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। मैं थोड़ा सा इसलिए आपको डीपली समझा रही हूँ ताकि जब आप भी ओलंपियाड्स लेवल के एग्जामिनेशन दो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठोगे, तो उस टाइम में क्या होता है, हमें अपना जो कंसेप्ट है थोड़ा उसको और डेवलप करके पढ़ना पड़ता है ना। अगर हम लिमिटेड चीज़ पढ़ेंगे ना तो फिर हम कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन को क्रैक तो करना दूर का बात है, हम उसे फाइट करने लायक भी नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। अब कभी कभी क्वेश्चंस में आता है कि इसमें किसका अमाउंट ज़्यादा होता है, तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज मोर। ठीक है, कैल्शियम का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो गया कि ये हो गया जो हमारे सेल वॉल हैं वो जिस लेयर से ज्वाइंट हो रहे हैं उनको हम मिडिल लैमिला बोल रहे हैं, और ये मिडिल लैमिला को हम सीमेंटिंग लेयर बोलते हैं। और इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है? अब देखो, सेल वॉल हैज़ नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स। तो ये पिट्स क्या होता है बच्चों? जैसे प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, तो उसके बीच में ना जो थोड़ी गड्ढा हो जाती है, ठीक है, उस जो हमारा गड्ढा है ना उसको एक्चुअली में हम पिट्स बोलते हैं। अभी बस तुम इतना ही समझ लो। सेल वॉल इज परमिएबल एंड अलाउ एंट्री ऑफ डिफरेंट साइजेस। देखो बच्चों, परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल क्या होता है? तो देखो, जो सेलेक्टिव परमेबल है उसका मतलब हो गया कि वो क्या करेगा, वो कोई भी चीज़ों को बाहर से अंदर जब उसके पास आएगा तो वो सेलेक्टेड चीज़ों को अंदर लेगा। लेकिन परमेबल का मतलब क्या हो गया कि ये सारी चीज़ों को पास करेगा। ठीक है, जैसे सेल है तो सेल के अंदर में, सेल तो बेचारा हमारा जो सेल है उसका सबसे आउटर पार्ट सेल वॉल है, उसके बाद हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद फिर हमारा क्या है बच्चों, तो उसके अंदर में न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनल्स है। अब मानो सेल ऑर्गेनल्स को कुछ बाहर से चाहिए, ठीक है, तो वो सेल ऑर्गेनल्स क्या करेगा, बेचारा सेल वॉल का ही वेट करेगा ना। तो सेल वॉल क्या करता है, हर वो चीज़ों को बाहर से अंदर की तरफ पास करता है। अब सेल वॉल तो पास कर देता है, लेकिन उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर क्या एक्शन लेता है? तो सेल वॉल के बारे में बेसिकली तुमने क्या पढ़ा कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और सेल वॉल क्या कर रहा है, तो ये हमारा नॉट फ्लेक्सिबल है, ये डेफिनिट शेप प्रोवाइड करता है, किसको, सेल को प्रोवाइड करता है। उसके बाद और हमने क्या पढ़ा बच्चों, तो हमने पढ़ा मिडिल लैमिला के बारे में, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में। अब आगे देखोगे सेल वॉल एंड इट्स कॉम्पोजिशन, ठीक है, कि जो हमारा सेल वॉल है उसका कॉम्पोजिशन क्या होने वाला है, मतलब प्लांट्स के अंदर में क्या होने वाला है, फंगस के अंदर में क्या होने वाला है, अलगी के अंदर में क्या होने वाला है, एंड व्हाट अबाउट हमारे बारे में। तो हमारे में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होता है। ठीक है, तो देखो, प्लांट्स के अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट तो होता है, लेकिन उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है बच्चों, तो वो एक्चुअल में सेल्यूलोज का मिलकर के बना होता है। अब जब तुम 11th क्लास में जाओगे तो यहाँ पे आपके कंसेप्ट थोड़े से और डेवलप हो जाएंगे, मतलब कि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज कुछ प्रोटीन्स के भी बने होते हैं, लेकिन मेजर अमाउंट किसका होता है, तो मेजर अमाउंट सेल्यूलोज का होता है। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर भी ये सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो किसका मिलकर के बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन का। एंड व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकॉन, तो देखो, पेप्टिडो मतलब हो गया पेप्टाइड, जो कि एक तरह का बॉन्ड होता है। तो जैसे तुम्हारे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ना मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तुम्हारे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो वो जो अमाइनो एसिड्स तुम्हारे मिलकर के प्रोटीन बना रहे हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होती है, एक्चुअली हम उसी बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब देखो, आपकी ग्लाइकॉन क्या है, तो ग्लाइकॉन एक तरह का शुगर होता है। क्या होता है ग्लाइकॉन, एक तरह का शुगर होता है, ग्लाइकॉन रिफर्स टू नोन एज शुगर। ठीक है, तो यानी कि ये उस पेप्टाइड बॉन्ड और शुगर्स के मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद फंगस, तो फंगस के अंदर में जो हमारा सेल वॉल होता है उसका कंपोजिशन काइटिन होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है, और वायरस में भी क्या होता है, तो आपको याद करो मैंने डे फर्स्ट वाले लेक्चर में ही बताया था कि वायरस में भी एब्सेंट होगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब पढ़ते हैं बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके अपने अलग ही नखरे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, तो वी कैन से ऑल्सो सेल मेम्ब्रेन, वी कैन से ऑल्सो प्लाज्मोलेमा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम। ठीक है, अब पीएम सीएम से तुम्हें कहीं और नहीं सोचना है। पीएम मीन्स क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीएम मीन्स क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। तो तुम्हें याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को
पीएम भी बोलते हैं, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सीएम यानी सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया, सेल वॉल के बाद का पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना बच्चों, ये एक्चुअल में लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का मिलकर के बना होता है, ठीक है, एंड सम अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से जो हमारा स्ट्रक्चर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था, एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म वाज कॉइन्ड बाय नगेली, नगेली ने दिया था। उसके बाद ये क्या है, एक तरह का वो क्या था, सेल वॉल, नॉट फ्लेक्सिबल था। अब क्या तुम याद रखोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है एंड मेड अप ऑफ लिपिड्स, और वो कौन से लिपिड्स होते हैं, वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, मतलब कि वो बाई लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एंड प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स का भी मिलकर के बना होता है, एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड, ठीक है। अब देखो आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बने होते हैं, बट बच्चों तुम आगे पढ़ने वाले हो कुछ कार्बोहाइड्रेट से भी मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड सेपरेट सेल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आपका सेल का आउटर मोस्ट पार्ट है, यानी हमारा एनिमल्स का, ठीक है। बट प्लांट्स का बात करेंगे तो प्लांट्स में नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, ये एंड इट सेपरेट कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उससे हमारे कंटेंट को क्या कर रहा है, सेपरेट करने का काम कर रहा है, यानी इसके अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल है, फिर इसके अंदर में सेमी फ्लूइड ये है, साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी इट डज अलाउ एंड एग्जिट्स ऑफ सेलेक्टिव थिंग्स। ये क्या करेगा, जो सेलेक्टेड चीजें हैं ना उसको अपने पास अलाउड करेगा, और जो सेलेक्टेड चीजें नहीं है, जो इसके काम की नहीं है, उसको ये एग्जिट बोल देता है, ठीक है। जैसे मानो अभी ये एक क्लासरूम है, ठीक है, इस क्लासरूम में मैंने पहले बोल रखा है कि यहाँ पे 9th के भी बच्चे बैठेंगे, 10th के भी बच्चे बैठेंगे, 11th के भी बच्चे बैठेंगे, 12th के भी बच्चे बैठेंगे। अब एक हॉल में वो सारे बच्चे मिक्स बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन सपोज अब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हूँ, ठीक है, तो मुझे सेलेक्टेड चीज़ों को लेना है, तो उसके बाद मैं जब जाऊँगी क्लासेस में तो मैं क्या बोलूँगी कि 9th के बच्चों को एक क्लासरूम में कर दो, 10th के बच्चों को एक क्लासरूम में कर दो, 11th में भी मैं नीट वालों को अलग करवा दूंगी, जेई वालों को अलग करा दूंगी। यानी कि मुझे अब क्या है, मुझे सेलेक्टेड चीज़ें चाहिए, मतलब कि मुझे एक क्या दिखनी चाहिए, मुझे एक तरह से ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं दिखनी चाहिए, है ना। तो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, सेलेक्टेड चीज़ों को इन, एंड जो भी चीज़ें इसके काम की नहीं होती हैं उसको ये क्या करता है, एग्जिट बोल देता है। तो इसलिए हम इसे सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन हमारा सेल वॉल क्या था, परमेबल मेम्ब्रेन था, यानी ये सब चीज़ों को क्या करता है, अलाउड कर देता है, ठीक है। प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सब मटेरियल, तो अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब मटेरियल, एंट्री भी देगा एग्जिट भी देगा, और प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सब मटेरियल, और क्या करेगा, कुछ मटेरियल्स के मूवमेंट को भी क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ये सब काम कौन कर रहा है बच्चों, तो ये काम आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये किससे मिलकर के बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबसे पहले तो हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बार रिवीजन कर लो, इज अ सेलेक्टिव सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। तो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया कि क्या कर रहा है, अलाउ भी कर रहा है मटेरियल्स को, एग्जिट भी कर रहा है, ठीक है। किसका किसका मिलकर के बना होता है, प्रोटीन का मिलकर के बना होता है, लिपिड का मिलकर के बना होता है। लिपिड्स कौन से होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड होते हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मतलब क्या हो गया कि एक पार्ट आपका पोलर होगा, दूसरा पार्ट आपका एंटी पोलर हो गया। पोलर मतलब क्या हो गया, ये आपका वाटर लविंग हो गया, और एंटी पोलर मतलब क्या हो गया, वाटर हेटिंग हो गया। और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर के बना होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ठीक है।
तो आ गया इतना सबको समझ में। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे है हमारा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, मतलब फंक्शंस उसका क्या है, उसके अंदर में क्या हो रहा है। तो आपको मैं क्या बता रही हूँ, चीजें अंदर आ रही हैं बाहर जा रही हैं, मतलब कि यानी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो देखो, इट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या कर रहा है, ये डिफ्यूजन इसमें हो रहा है, ठीक है। इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर भी आ रही है और सेल से बाहर भी जा रही है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, बस मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल। इन 1972 के अंदर में, बस आपको याद रखना है, इसको आपको ज़्यादा डीपली नहीं समझना है, आप क्लास 11th में बहुत डीपली समझोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला था, ठीक है। क्या उन्होंने बोला था इसमें, इसको इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो ये हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में ना कुछ हमारे क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गया, तो ये ऊपर वाले में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे कि उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, उनको पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। फिर उसके बीच में एक्चुअल में क्या होता है, तो उसके बीच में इंटीग्रल प्रोटीन होता है। और हम ये भी पढ़ते हैं ना कि बीच वाले प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन बहुत क्रूड होता है, और जो ऊपर वाला प्रोटीन होता है उसको हम बहुत ही आसानी से हटा देते हैं। फिर यहाँ पे और क्या होते हैं, तो कुछ कोलेस्ट्रॉल्स भी होता है, ग्लाइकॉन यानी कुछ सुगर्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, लिपिड से मिलकर के बना होता है, और आपके जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो बाई लेयर में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं ट्रांसपोर्ट। पहला होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा आपका क्या होता है बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया, सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन कोई भी चीज़ का मूवमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। अब जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी का खर्चा नहीं होगा, है ना, कोई भी वहाँ पे एनर्जी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड इट इज़ अ स्लो मूवमेंट। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मानो तुम जब नल ऑन करते हो, ठीक है, तो तुम नल ऑन किए तो तुम्हारा क्या है, आपका टंकी में पानी भरा हुआ है और आप नल ऑन कर रहे हो तो सिंपली आपका पानी आ रहा है, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि छत पे आपकी टंकी है, उस टंकी से पानी वो पाइप के थ्रू आ रही है एंड आपने नल ऑन किया तो वो पानी आ रही है, ठीक है। इसको ऐसे समझना है, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अगर मूवमेंट हो रहा है उस वाटर का, उस पानी का, तो एनर्जी खर्चा नहीं लग रहा है। अब वही क्या है कि तुम्हें उसी टंकी में पानी भरना है ना, तो तुम सबसे पहले क्या करते हो, तुम मोटर ऑन करते हो, है ना। तो मतलब कि तुम्हारे मोटर ऑन करने से तुमने तो स्विच ऑन कर दिया, यानी कहीं ना कहीं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, तब तो उसमें टंकी में पानी जा रहा है ना। तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी जहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और जहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर concentration, no energy is required, only smaller molecules and water molecules are transported passively। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिर्फ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। अब ये हमारे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं ना बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है ऑस्मोसिस, दूसरा होता है डिफ्यूजन। अब समझना है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ना तुम ये समझो ऑस्मोसिस क्या होता है, या उससे पहले हम डिफ्यूजन समझ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम डिफ्यूजन समझ लेते हैं। डिफ्यूजन समझो क्या होता है। देखो, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, सॉलिड, सॉलिड यहाँ पे कट कर देना, लिक्विड और गैसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, जब मानो इस, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अभी मैं जिस रूम में हूँ, ठीक है, अभी मैं जिस रूम से क्लासेस ले रही हूँ बच्चों, तो इस रूम में मैंने एक साइड में, एक कॉर्नर में मैंने क्या किया, मैंने माचिस लिया, मैंने मैच बॉक्स लिया और मैंने अगरबत्ती जलाया, है ना। तो अब वो जो आपका अगरबत्ती होगा ना, उसका पूरा जो स्मेल है वो अभी एक पर्टिकुलर एरिया में है ना। तो उस एरिया में आपको पता है जहाँ पे मैंने जलाया वहाँ पे ज़्यादा है, अब वो धीरे धीरे क्या होगा, वो पूरे रूम में फैल जाएगा, ठीक है। तो
इसको हम एक्चुअल में डिफ्यूज़न बोलते हैं। और आपका जो 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री, उसमें भी आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, है ना, आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें भी आप पढ़ोगे। और उसमें ये सेम आपका एग्जाम्पल्स रहेगा, आई थिंक वो एक्टिविटी के थ्रू है, कि जब आपने उसको अगरबत्ती को जलाया तो वो जो स्मेल है, वो जो पूरा एयर है ना, वो पूरा आपका रूम का जो भी एयर है ना, वो आपका बस आपको उसी का स्मेल आएगा कि वाह अगरबत्ती का स्मेल आ रहा है ना। तो यानी पूरा उसमें कन्वर्ट हो गया, यानी कि इंटरमिक्सिंग हो गया है ना आपके एयर के साथ, वो जो आपका स्मेल था अगरबत्ती का, वो इंटरमिक्सिंग भी हो गया। तो एक्चुअल में जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जब किसी भी गैसेस का मूवमेंट होता है तो उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। क्यों हम गैसेस का एग्जाम्पल देते हैं? क्योंकि गैसेस का बहुत जल्दी हो रहा है। अब मानो मेरे रूम में एक साइड में एक कॉर्नर में मैंने थोड़ा पानी गिरा दिया लिक्विड, अब वो क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक थोड़ा बहते 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 फिर स्टॉप भी हो जाएगा, यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं स्लो मूवमेंट हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट किसके अंदर हो रही है डिफ्यूज़न की? गैसेस के अंदर हो रही है, ठीक है। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस gases from the region of higher concentration to region of lower concentration is called diffusion. In the process of diffusion, the molecules of one substances mix with the अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द अदर सब्सटेंसेस, यानी कि वो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया डिफ्यूजन, ठीक है। अब उसके बाद मैं तुम्हें ऑस्मोसिस समझाऊंगी। अब देखो, अब ऑस्मोसिस देखो क्या है, इसको ऐसे भी एग्जाम्पल दे लो। अगर मानो जैसे तुम्हारी जो बालकनी होती है, ठीक है, तो बालकनी के पास भी क्या होता है, बालकनी में भी नल लगा होता है, ऐसे भी एग्जाम्पल समझ लो। तो तुमने नल ऑन किया, ठीक है, तो जब तुमने नल ऑन किया तो वो पानी उससे क्या होगा, वो पानी उससे निकलते 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 आपके पूरे रूम में फैल जाएगा या आपके पूरे बालकनी में फैल जाएगा। तो यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या हुआ, उसका मूवमेंट हुआ, तो उसको हम क्या बोल दिए, उसको हम डिफ्यूजन बोल दिए। अब समझना है ध्यान से कि डिफरेंसेस क्या है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में। ऑस्मोसिस में भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही होता है मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट्स और वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, मानो पहली बार में मैंने क्या किया, तो पहली बार में मैंने सिंपली नल को ओपन कर दिया तो वो पानी धीरे धीरे फैल गया, ठीक है, जहाँ पे पानी ज़्यादा था उससे पूरा पूरा पानी धीरे धीरे क्या किया, पूरे बालकनी में पानी फैल गया। अब मैं क्या करूँगी बच्चों, तो उस नल के पास मैं क्या करूँगी, वो जो नल का जो ओपनिंग वाला जो एरिया है वहाँ पे मैं एक पाइप लगा दूंगी। तो जब मैं पाइप लगा दूंगी ना, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उसमें से एक जो लिमिटेड वो जो आपका पाइप का जो डायामीटर होगा ना, उसके अकॉर्डिंगली वो पानी निकलेगी। तो यानी कि हमने कुछ ना कुछ क्या किया, मेम्ब्रेन का यूज़ कर लिया। तो जब आप हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्वेंट्स का, वाटर का मूवमेंट करा रहे हो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो डेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस या डेट प्रोसेसेस इज नोन एज क्या है बच्चों, ऑस्मोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, फिर हम इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखो, ये जो ऑस्मोसिस होता है ना, ये दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, एंडो ऑस्मोसिस, और दूसरा क्या होता है, एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट एंटर्स इनटू द सेल। यानी कि अब इसको ऐसे समझ लो, अब सेल स्वेल कर जाएगा। अब मैं तुम्हें ना रेजिन्स का एग्जांपल देती हूँ, है ना, रेजिन्स तुम खाते हो ना, किशमिश। तो जो आपका रेजिन्स है बच्चों, जो आपका किशमिश है, वो किशमिश जब आप पानी के अंदर में डाल देते हो तो देखते हो ना, वो क्या हो जाता है, वो पूरा पूरा स्वेल कर जाता है। मतलब कि द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट इंटर इनटू द सेल। रेजिन्स को तुमने सेल मान लिया, तो पानी बाहर में था, अब वो पानी उसके अंदर आ गया, तो हमारा किशमिश फूल गया, स्वेल कर गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंडो ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। अब वही तुम क्या करोगे, वही तुम पानी को हटा दोगे, उसमें से आप किशमिश निकाल लोगे, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो किशमिश का जैसे 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 पानी निकल जाएगा, किशमिश श्रिंक कर जाएगा। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस। सिंपल है ना, क्या होगा, द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट्स मूव आउट ऑफ द सेल। जब उस किशमिश के जब उस सेल के बाहर चला जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेल श्रिंकेज बोलेंगे। तो आ गया समझ में कि डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस में भी एंडो ऑस्मोसिस क्या है, एक्सो ऑस्मोसिस क्या है। मतलब सिंपली जब मैंने नल ओपन किया और वो पानी धीरे धीरे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हुआ, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। बट मैंने जब एक मेम्ब्रेन का यूज कर लिया, यानी जब मैंने एक पाइप लगा दिया उस नल के अंदर में, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस, क्योंकि मैं मूवमेंट तो करा रही हूँ बट एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू करा रही हूँ, ठीक है। और उसमें भी क्या है, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। तो एंडो का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने जब एक बाउल लिया, बाउल के अंदर में पानी है, मैंने उसमें कुछ किशमिश डाल दिया यानी कि रेजिन डाल दिया, और जब वो किशमिश क्या हुआ, स्वेल कर गया, तो डेट प्रोसेस इज नोन एज एंडो ऑस्मोसिस। और जब उससे पानी निकल गया तो उसको एक्सो ऑस्मोसिस बोल दिया, है ना। अब ये सब ट्रिक या एग्जाम्पल्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि जो बच्चे होते हैं उनको निमोनिक्स के थ्रू या फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू, ट्रिक के थ्रू जो कंसेप्ट होती हैं वो बहुत अच्छे से याद रहती हैं, तो तुम ऐसे ही याद रखोगे, ठीक। और बाकी अगर तुम्हें डायरेक्टली डेफिनेशंस याद हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। अब उसके बाद जो है बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है ना, वो हम देखेंगे बेसिकली 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला क्या होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो चलो अब इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज ग्रेप्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ग्रेप्स जो अंगूर होता है, अंगूर को तुम धूप में रख दिए, ठीक है। हम उसको पता है ना कि हम अपने ग्रेप्स को ही सुखा करके क्या करते हैं, एक तरह से मानो रेजिन्स बनाते हैं। तो जो हमारा ग्रेप्स है वो जैसे ही धूप में जाएगा तो देखना कि धूप में जाते जाते ही वो क्या होगा, धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। वो क्यों सिकुड़ने लगता है बच्चों, क्योंकि बाहर में क्या है, यानी कि धूप में क्या है, तो वहाँ पे आपका जो वाटर कंटेंट है, जो पानी है उसका कमी है, ठीक है। और उसके अंदर जो भी पानी है उस अपने पानी को क्या करता है, बाहर की तरफ निकालने लगता है। मतलब कि वो क्या किया, वो श्रिंक कर गया। वो ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि वो वाटर लेवल को क्या करे, बाहर और अंदर का मेंटेन कर पाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि जो हमारा सेल है वो सेल क्या करेगा, यहाँ पे श्रिंक कर जाएगा। क्यों श्रिंक कर रहा है, अपने वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए श्रिंक कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ये क्यों कर रहा है बच्चों, ताकि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है, मतलब आइसोटोनिक कंडीशंस को मेंटेन कर पाए, यानी कि बैलेंस कर पाए। तो यानी कि अब आप दूसरा एग्जांपल दे, दूसरा इसका टाइप्स देखते हैं। दूसरा टाइप है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन द concentration of the solution outside is equal to the concentration of cytoplasm of the cell। यानी कि जो सेल के साइटोप्लाज्म में जो कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन एज इट इज़ बाहर में होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन को जब दोनों इक्वल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। एंड थर्ड हमारा क्या है बच्चों, तो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या एग्जांपल होगा, तो देखो अब यहाँ पे ना जैसे हम क्या पढ़े थे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमारा सेल क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। अब यहाँ पे ना हमारा सेल स्वेल करने वाला है। मतलब कि जब आपका जो पानी है वो पानी बाहर में आपका ज़्यादा होगा, जैसे कि हम जब रेजिन्स को क्या कर रहे थे, एक बाउल के अंदर में डाल रहे थे तो पानी ज़्यादा था, तो वो जब पानी ज़्यादा था तो उसको सेल क्या कर रहा था, उसको सेल ले रहा था। यानी हमारा रेजिन्स उसको ले रहा है, उसको एब्जॉर्व कर ले रहा है, और एब्जॉर्व करके ही तो वो स्वेल हो रहा है, वो फूल रहा है, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो एक बार पढ़ते हैं, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस और देन दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और ड्यू टू दिस सेल स्वेल्स अप एंड बस्ट। यानी यहाँ पे हमारा सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे तीनों क्या हो गए, ये हमारे तीनों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए। अब उसके बाद आपको मैंने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा दिया। अब हम देखते हैं ये तीनों, आप इसको ऐसे इमेजेस के थ्रू समझ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या देखे थे बच्चों, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होने वाला है ना। हमने क्या एग्जांपल लिया था बच्चों, कि जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट था, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा था। यानी आपका टंकी में पानी है, आपने नल ऑन किया तो वो टंकी का पानी आपके पाइप के थ्रू होके आपके नल में आपका पानी बाहर आ रहा है। लेकिन वही हमने दूसरी तरफ क्या देखा था, कि अगर मुझे टंकी का पानी बिल्कुल खाली हो रखा है, मुझे उसमें पानी भरना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जाके मोटर ऑन करोगे। जब आप मोटर ऑन करोगे तो यानी कि आपका वो इलेक्ट्रिसिटी जो हो रहा है उसका वहाँ पे खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तब तो आपकी पानी जा रही है टंकी में। फिर आप नल ऑन करोगे तब पानी आएगा। यानी जहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारा क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो गया। कि मतलब इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और
ions from their lower concentration to higher concentration across the plasma membrane। और यहाँ पे एक आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी आपका एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। मतलब कि जो हम ऑस्मोसिस में जो हमने पढ़ा था कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के जब वो थ्रू हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट रिक्वायर्स द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। और एटीपी क्या होता है बच्चों, तो जैसे हमारे इंडिया का जो करेंसी होता है वो रुपए होता है, वैसे ही आपका जो एनर्जी होता है बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे एनर्जी बन रहा है। अब वो जो एनर्जी है ना वो एक्चुअल में एटीपी उसका यूनिट होता है, उस फॉर्म में बनती है। एंड एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आगे मैं आपको जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगी ना तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि ये एटीपी कैसे बनता है, इसमें एडिनोसाइन क्या है, इसमें ट्राई क्या है, फॉस्फेट क्या है, ये सब हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। यानी कि मैंने आपको क्या समझाया कि हम इस अपने लेक्चर के साथ साथ हम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो, इट हेल्प्स द सेल टू एब्जॉर्ब मेनी सेलेक्टिव आयंस और मॉलिक्यूल्स इनसाइड इट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, इट इज़ वेरी रैपिड प्रोसेस कंपेयर टू पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी हमने पढ़ा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें थोड़ा स्लो मूवमेंट होता है, तो दूसरी तरफ हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ेंगे बच्चों कि ये क्या है, ये एक तरह का रैपिड प्रोसेस है। तो गॉट इट, सबको समझ आ गया कि व्हाट अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है एंडोसाइटोसिस और दूसरा क्या होता है बच्चों, एक्सोसाइटोसिस। अब सिंपल समझना है, एंडो मीन्स क्या है, अंदर, एंड साइटोसिस मतलब क्या है, सेल, है ना। हम पढ़े थे ना कि स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी कि साइटो मीन्स सेल होता है, तो एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल, यानी सेल के अंदर अगर कोई चीज़ें आ रही हैं मीन्स एंडोसाइटोसिस, और अगर सेल के बाहर जा रही है मीन्स एक्सोसाइटोसिस। तो देखो बच्चों, एंडोसाइटोसिस जो होता है उसका मतलब हो गया कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ मटेरियल्स। ये जो मटेरियल्स है ये मटेरियल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। बच्चों, जब सेल के अंदर में कोई भी सॉलिड चीज़ें आती हैं ना तो उनको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या हम बोलेंगे, समझना है ध्यान से। एंडोसाइटोसिस क्या है, इनटेक ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी हमारे सेल में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो कि क्या कर रहा है, एक हमारा जो सेल वॉल था प्लांट में वो फर्स्ट बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है, लेकिन वही अगर हम एनिमल का बात करते हैं तो हमारे में जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है। तो यानी जब हमारे बॉडीगार्ड के थ्रू जब हमारे सेल के अंदर में कोई चीज़ें अंदर आ रही हैं तो वो दो फॉर्म में आएंगी, या तो सॉलिड फॉर्म में या तो लिक्विड फॉर्म में। तो सॉलिड लिक्विड दोनों को कंबाइन करके हम एक डेफिनेशन बनाते हैं क्या, एंडोसाइटोसिस। लेकिन अगर हम इसको सेपरेट करते हैं बच्चों, तो जब सॉलिड चीज़ें आएंगी यानी जब सेल खाना खाएगा मीन्स सेल ईटिंग इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। क्या हम बोलेंगे, सेल ईटिंग को फैगोसाइटोसिस। एंड जब सेल ड्रिंक करेगा मतलब सेल जब पानी पिएगा यानी जब लिक्विड चीज़ें अंदर आएंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे सारे टर्मिनोलॉजी को आपको याद रखना है कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है, पिनोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे क्लियर किया बच्चों कि जब सेल ईटिंग करेगा तो डेट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डेट प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। एंड जब सेल ड्रिंकिंग करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट एक्सोसाइटोसिस, तो देखो एक्सोसाइटोसिस को हम सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ हमने पढ़ा था कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ना जब सेल से बाहर कोई भी चीज़ जाती
होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोसाइटोसिस। यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सुडेशंस और सिक्रीशंस ऑफ मटेरियल ऑफ द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि सेल के अब बाहर जाएगा, एंडो मतलब क्या हो गया, सेल के अंदर आएगा, अंदर आएगा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस क्या है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्सो मतलब क्या हो गया, हमारे इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है, हमारा जो सेल है उससे कोई भी चीज बाहर जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, सेल वॉमिटिंग बोल दे रहे हैं। अब अगर कोई भी चीज अंदर आएगी तो दो फॉर्म में आएगी, पहला क्या होगा सॉलिड, दूसरा क्या होगा लिक्विड। यानी सॉलिड मतलब सेल कुछ खा रहा है, जैसे तुम भी क्या करते हो, एक तो तुम जैसे तुम खाना खाते हो है ना, तुम कुछ सॉलिड चीज खा रहे हो, फिर उसके बाद तुम पानी पीते हो ना, तो जैसे तुमने खाना खाया तो मतलब उसको हमने फेगोसाइटोसिस बोला, ऐसे समझना है। और जब तुम पानी पिए तो उसको हमने पिनोसाइटोसिस बोला, ठीक है। और उसके बाद जब सेल के बाहर निकला उसे हमने क्या बोला, सेल वॉमिटिंग बोला, ठीक है। तो देखो अब अमीबा जो अपने फूड को एक्वायर्ड करता है यानी अपने फूड को लेता है, ठीक है। आप हमने पढ़ा था ना, जब हमने सेल शेप एंड साइज पढ़ा था तो याद करो बच्चों, उस टाइम हमने क्या देखा था कि अमीबा इज इरेगुलर इन द शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया का आपको मैंने टर्मिनोलॉजी बिल्कुल तोड़ तोड़ के हमने उसको ब्रेक करके सीखा था ना, कि स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फिट, यानी उसके पास क्या होते हैं, फॉल्स फिट प्रेजेंट होते हैं, उसी की वजह से क्या होता है, वो इरेगुलर शेप का होता है। और वो जो स्यूडोपोडिया होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ना अमीबा जो फूड लेता है ना, वो क्या बच्चों, तो वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू लेता है, ठीक है। क्या करता है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू लेता है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा तो आपको क्या करना है, आपको एंडोसाइटोसिस को टिक करना है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस, अब देखो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, सेल के अंदर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप एरो के थ्रू समझोगे, सेल के अंदर आ रहा है। और सेल से जब बाहर कोई भी मटेरियल्स जा रहा है ना, आपको यहाँ पे एरो से क्या दिख रहा है कि सेल के बाहर जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, तो इससे भी आपके एमसीक्यू, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा। देखो, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जब प्रोटोप्लाज्म का श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या था, तो आपको मैंने बताया था ना, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था और प्रोटोप्लाज्म क्या था। तो देखो, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्या होता है बच्चों, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, जो सेल का जो लिविंग कंटेंट होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। मतलब कि सेल वॉल हमारा डेड था तो तुम सेल वॉल को कंसीडर नहीं कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब ये लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल हो गया। तो ये जो हमारा प्रोटोप्लाज्म का लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल का श्रिंकेज यानी कि सिकुड़ना, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, यानी कि वाटर क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यानी आपको सिंपल सा याद रखना है कि श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रोसेस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस। क्या बोलेंगे हम इसे, प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस। यानी प्लाज्मोलाइसिस में क्या होने वाला है, प्रोटोप्लाज्म का श्रिंकेज होने वाला है, यानी वो सिकुड़ने वाला है। चलो, अब हमारे क्लासेस का रूल रेगुलेशन क्या होता है कि हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्योंकि जब तक आप कुछ क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आपको तब तक क्या होगा, आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा कि थ्योरी आपको समझ आया है या नहीं आया है, आपके कितने कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप्ड हुए। तो देखो बच्चों, क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट विल हैपन टू द सेल इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, कि आपका क्या होने वाला है, व्हाट विल द हैपन टू द सेल, मीडियम जो है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन ऑफ द सेल। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, बल्ज, श्रिंक, नो चेंज, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक, ठीक है ना, वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, आ गया ना क्वेश्चन इससे हमारा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लाज्मोलाइसिस में श्रिंकेज ऑफ, अभी हमने पढ़ा था इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पे हमारा वी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। हाइपरटोनिक मीडियम में क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है यानी हमारा जो लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, तो आपको मैम ने क्या बताया था, याद करो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो
प्रोटीन, लिपिड एंड सम अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो अभी आप जब देखोगे ना, तो आप डिफरेंट डिफरेंट बुक देखोगे तो कहीं पे आपका सिर्फ प्रोटीन और लिपिड्स होगा, लेकिन बच्चों जब आप क्लास 11th में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट्स के भी प्रेजेंट होते हैं, और आपको उस टाइम में ये भी समझाया जाएगा कितना परसेंटेज प्रोटीन का होता है, कितना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट का होता है, एंड कितना परसेंटेज लिपिड्स का प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑल ऑफ देम, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेम्ड वाज क्वाइंड बाई, तो क्या आपने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया था बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेम्ड वाज क्वाइंड बाई, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था, नगेली ने दिया था। गॉट इट। आगे देखते हैं बच्चों, अमीबा अक्वायर्ड फूड बाई, अमीबा कौन से प्रोसेस के थ्रू अपने फूड को एक्वायर्ड करता है, मतलब फूड को लेता है, तो क्या हमने देखा था, एंडोसाइटोसिस, है ना, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे का हमारा पोर्शन है, यानी हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, ट्रांसपोर्टेशन देखा, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन देखा हमने, सेल वॉल देखा। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं, क्या क्या बचा, देखो एक सेल को अगर इमेजिन करो तो सेल में सबसे आउटर पार्ट क्या होता है, सेल वॉल होता है, जो कि हमारे अंदर और वायरस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पूरा देख लिया आज के लेक्चर में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे किससे मिल करके बने होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में कैसे, यानी सेल के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ें आती हैं, कैसे उससे बाहर निकलती हैं, कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ों को नहीं आने देगा, क्योंकि आपको पता है ना, मैंने बताया ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नखरे बहुत है ना, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि इट डज अलाउ, जो भी काम की चीज़ें हैं उनको अंदर आने देता है, जो भी काम की चीज़ें नहीं है उसको बाहर भेजता है। तो उसके बाद अब हमारा क्या बचा, तो हमारा न्यूक्लियस बचा। न्यूक्लियस के अंदर में आपको मैंने बताया था थोड़ा थोड़ा कि जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, और फिर हम न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स को क्या करेंगे, फिर हम उसको डीपली, उसको डेप्थ में कवर करेंगे। तो आपका काम अब क्या है, आपका काम है कि आपके जो भी नोट्स हैं, आपके जो भी अगर लेक्चर्स के बैकलॉग है, आप उसको क्या करो, आप उसको सबको क्लियर कर लो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों।